नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट किताबों को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। हिमांशु कफलटिया जी की पुस्तक हमारी चल रही है अ कम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड। अभी तक 7 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं और उत्तराखंड का एक क्विक रिवीजन इनकी पुस्तक के माध्यम से हम डिटेल में कवर कर रहे हैं। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, चंद शासन के दौरान 36 रकम और 32 कलम व्यवस्था का संबंध किससे था? सीधा सीधा पहला सवाल तो आपका यही बना कि 36 रकम और 32 कलम की जो व्यवस्था थी ये किससे जुड़ी हुई है? ये चंद राजाओं से जुड़ी हुई है। यानी इसको शुरू किसने किया था? चंद राजाओं ने। अगर सवाल आएगा इस व्यवस्था को समाप्त किसने किया, तो समाप्त करने का काम इसे गोरखाओं ने किया था। बेसिकली चंद काल में अलग अलग प्रकार के कर लगाए जाते थे और कहा जाता है कि इन करों की संख्या टोटल 68 थी। इन 68 करों को 36 रकम और 32 कलम कहा जाता था। बाद में गोरखाओं ने इस व्यवस्था को खत्म किया, कुछ टैक्स को बने रहने दिया और कुछ अपने नए टैक्स उन्होंने लगाए। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था थी ये उनकी राजस्व और कर प्रणाली से जुड़ी हुई व्यवस्था थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, सांगा कर का संबंध निम्न में से किससे था? तो जैसे हमने देखा कि चंद काल में अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते थे। चंद काल में नदियों के ऊपर, नदी के पुलों के ऊपर एक टैक्स लगता था जिसे जूलिया कर कहा जाता था। इसी जूलिया कर को सांगा कर भी कहते थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा सेना के लिए जो टैक्स मांगा जाता था उसे कटक कर कहा जाता था। कुली बेगारी से संबंधित जो कर मांगा जाता था उसे खेणी कपीणी कहा जाता था। आपातकाल के समय या युद्ध के समय जो टैक्स मांगा जाता था उसे मांगा कहा जाता था। तो इसको भी आपने, ये कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स हैं जो याद रखने हैं। इसके अलावा चंदों के और भी टैक्स थे, इनकी व्यवस्था और भी ज्यादा थी। जैसे हमने धामी जी की पुस्तक जब कवर की, बलूदी जी की पुस्तक कवर की, अजय सिंह रावत जी की पुस्तक कवर की, तो उसमें डिटेल से हमने चंद वंश को हर बार कवर किया है। ठीक है, अभी जो हमारी ये सीरीज है हम कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं और जो आपके लिए ऐसे सवाल है जहां से सवाल बनने के चांसेस ज्यादा हैं उनको यहां पर देखें। ठीक है, अगला है, औताली कर किस परिस्थिति में लगाया जाता था? देखिए, औताली कर को बाद में गोरखाओं के द्वारा भी लगाया गया। चंद काल में भी ये लगता था। औताली जो कर होता था बेसिकली वह किसी व्यक्ति की बिना संतान मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति राज्य को सौंपने वाली जो परिस्थिति है उसे औताली कहते थे। सिंपल भाषा में, अगर कोई व्यक्ति है, उसके पास संपत्ति है, अगर उसकी कोई संतान नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी उस पूरी संपत्ति को कहा जाएगा औताली। और यह जो औताली संपत्ति होगी यह किसके पास चली जाएगी? राजा के अधिकार में चली जाएगी। राज्य उस पर अब शासन करेगा। तो औताली भूमि क्या होती है, ये सवाल भी बन सकता है। औताली भूमि क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है और जिसका कोई संतान नहीं है। ठीक है, इस पर अधिकार किसका होता था? इस पर राज्य का अधिकार होता था। अगला, चंद प्रशासन के संदर्भ में रोजीना क्या था? तो देखिए, चंद प्रशासन के काल में रोजीना क्या था? यह भू राजस्व का एक हिस्सा जो कर्मचारियों के वेतन के लिए होता था। यानी चंद काल में जो आय का मुख्य स्रोत था वो भू राजस्व था। भू राजस्व जब जमा होता था तो उसका कुछ हिस्सा सेना के वेतन देने के लिए या कर्मचारियों के वेतन देने के लिए रखा जाता था। सेना के लिए तो कटक कर होता था, इसके अलावा सिरती कर होता था, नगद कर जो लिया जाता था चंद काल में। भू राजस्व में से भी कुछ हिस्सा कर्मचारियों के वेतन को देने के लिए रखा जाता था और इसी हिस्से को कहते थे रोजीना। तो चंद काल में रोजीना क्या था? आप कहेंगे भू राजस्व का वो हिस्सा जो कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए रखा जाता था। ठीक है, चंदों की सामाजिक व्यवस्था में टके का विवाह की क्या विशेषता थी? चंदों के सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, उस समय जो विवाह होते थे चंद काल में, अगर कुछ अपवादों को छोड़ दें तो ज्यादातर जो विवाह होते थे अधिकतर वो जाति के आधार पर होते थे। जाति के बाहर विवाह उस समय यहाँ पे नहीं होते थे ज्यादा, कुछ एक आध को छोड़कर।
इसके अलावा उस समय बहुविवाह जो प्रणाली थी वो प्रचलित थी, लेकिन जो बहुविवाह था वो केवल जो शक्तिशाली वर्ग हैं या अमीर वर्ग हैं उनके लिए अलाउड था, साधारण व्यक्ति ज्यादातर नहीं करते थे। इसके अलावा चंद काल में विधवा विवाह भी प्रचलित थी और एक और विवाह का उस समय स्वरूप प्रचलित था जिसे टके का विवाह कहते थे। टके का विवाह क्या होता था? इसमें वर पक्ष कन्या पक्ष को कुछ धन देता था विवाह के समय, तो वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को कुछ धन देने को कहा जाता था टके का विवाह। ठीक है। अगला, अशोक ऑफ उत्तराखंड के नाम से किस पवार राजा को जाना जाता है? अब हम पवार वंश में एंटर यहां पे करेंगे। देखिए, अशोक ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का अशोक ये कहा जाता है अजयपाल को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, जैसे चंद वंश का जो संस्थापक था वो सोमचंद था, लेकिन चंद वंश को स्वतंत्र करने का जो काम करवाया वो किसने करवाया? भारती चंद ने करवाया। ऐसे ही कनकपाल जो था वो पवार वंश का संस्थापक था, लेकिन पवार वंश का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो पवार वंश के 37वें राजा अजयपाल को माना जाता है। ठीक है। तो अगर पूछेगा पवार वंश का संस्थापक तो आप कहेंगे कनकपाल, और पूछेगा पवार वंश का वास्तविक संस्थापक तो आप कहेंगे अजयपाल। ठीक है। अजयपाल को उत्तराखंड का अशोक कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे? जैसे अशोक का युद्धों के बाद जब उसने सारे युद्ध लड़ लिए और कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वह शांति प्रिय बन जाता है और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाता है। यही अजयपाल के साथ हुआ। उस समय गढ़वाल 52 गढ़ों में बटा हुआ था। अजयपाल इन 52 गढ़ों को जीत लेता है। कुछ गढ़ उसके सामने समर्पण कर लेते हैं, कुछ गढ़ जो थे वो उसके सामने युद्ध लड़ते हैं, वहां पर पराजित हो जाते हैं। कुछ जो गढ़ थे वो उसकी अधीनता को खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। तो कई सारे इसने युद्ध भी लड़े। इन युद्धों में जो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध इसने लड़ा वो था उप्पूगढ़ का युद्ध, जब इसने उप्पूगढ़ के गढ़ को जीता था। कफू चौहान उस समय वहां के राजा थे। तो कहा जाता है उस युद्ध के बाद या ये सारे गढ़ों को जीतने के बाद अजयपाल भी शांति प्रिय हो गया था और गुरु गोरखनाथ पंथ का ये अनुयायी बन गया था। जो गुरु गोरखनाथ थे उनके पंथ का अनुयायी बन गया था। ठीक है। तो अजयपाल को गढ़वाल का या उत्तराखंड का अशोक कहते हैं और इसे गढ़वाल राज्य का यानी पवार वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। पवार वंश का जो राजधानी थी, कनकपाल के काल में जो राजधानी बनी थी वो चांदपुर गढ़ थी। चांदपुर गढ़ से राजधानी जाती है देवलगढ़ में। कौन लेकर जाता है? अजयपाल 1515 में। इसके बाद राजधानी यहां से श्रीनगर में जाती है। कौन लेकर जाता है? अजयपाल 1517 में। ठीक है। अजयपाल ने भूमि मापन के लिए किस मापन इकाई या मानक इकाई की शुरुआत करी? अजयपाल ने अपने टाइम पर भूमि मापन के लिए या केवल मापन के लिए भी अगर आप कहेंगे, इसने मानक इकाई एक शुरू करी थी जिसे पाथा कहा जाता था। ठीक है। भूमि माप तो इससे नहीं हो पाता, लेकिन एक मापन इकाई इसने शुरू करी अन्न वगैरह मापने के लिए, इसे कहा जाता था पाथा। जो ये पाथा होता था यूजुअली 2 किलोग्राम का होता था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसके अलावा अजयपाल ने देवलगढ़ में अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी का मंदिर भी स्थापित करवाया था, इसे भी याद रखना। ठीक है। परमार वंश के किस शासक ने सबसे पहले शाह की उपाधि को धारण किया था? तो पवार राजाओं में सबसे पहले शाह की उपाधि, क्योंकि अगर आप शुरुआत में देखेंगे राजाओं के नाम क्या थे? कनकपाल था, इसके अलावा अजयपाल था, सहजपाल था। ये सारे जो राजा हैं इनके पीछे पाल लगा हुआ था, सोनभद्रपाल था। लेकिन पहला राजा जिसने अपने नाम के पीछे शाह लगाया इसका नाम था बलभद्र शाह। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बलभद्र शाह के बारे में माना जाता है कि लोदियों के द्वारा, खासकर बहलोल लोदी के द्वारा इनको शाह की उपाधि प्रदान की गई और इन्हीं के बाद सभी राजाओं ने अपने नाम के अंत में पाल हटाकर शाह शब्द को जोड़ा। जैसे मानवेंद्र शाह जो यहाँ के अंतिम राजा थे, सुदर्शन शाह हो गए, प्रद्युमन शाह, जयकृत शाह, प्रदीप शाह, फतेहपति शाह, इस तरीके से। ठीक है। अगला, मुगलों से भेंट करने वाला पहला पवार शासक कौन था? तो देखिए, मुगलों के साथ मुलाकात करने वाला, मुगलों में कौन सा? जहांगीर। इससे मुलाकात होती है आगरा में 1621 में। पहला पवार राजा जिसने मुगलों के साथ मुलाकात करी थी आगरा में, यह था श्याम शाह। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। श्याम शाह को जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार में दिए थे।
क्वेश्चन आता है किस पवार राजा को जहांगीर के द्वारा हाथी घोड़े दिए गए, तो आपने नाम याद रखना है श्याम शाह का। ठीक है, श्याम शाह का नाम जहांगीर नामा में भी आता है। ठीक है, जहांगीर नामा में इसे श्याम सिंह या राम सिंह के नाम से लिखा गया है। ठीक है, और इसे मुगल दरबार से हाथी और घोड़े भेंट स्वरूप मिले थे, यह क्वेश्चन भी बनता है। सवाल ऐसे भी बन सकता है किस पवार राजा का उल्लेख जहांगीर नामा में है या जहांगीर की आत्मकथा में है, तो श्याम शाह का। ठीक है, किस पवार शासक ने त्रिमल चंद को कुमाऊं की गद्दी पर बैठने में मदद प्रदान करी थी? त्रिमल चंद जो था ये चंद राजा था, इसको गद्दी पर बैठने में मदद कौन करता है? गढ़वाल का राजा, और इसका नाम था श्याम शाह। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। श्याम शाह के बारे में जैसे हमने जाना, इसका उल्लेख जहांगीर नामा में मिलता है। श्याम शाह के ही काल में कुमाऊं के अंदर षड्यंत्र होने शुरू होते हैं दरबार में। त्रिमल चंद गढ़वाल में शरण लेता है, श्याम शाह उसकी मदद करता है और उसे पुनः कुमाऊं की गद्दी पर बैठने में हेल्प करता है। तो श्याम शाह की ही मदद से त्रिमल चंद गद्दी पर आया था। ठीक है, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता शंकर देव किसके राजगुरु थे? जो शंकर देव थे ये राजगुरु थे किसके? श्याम शाह के। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और इन्हीं की एक रचना है वास्तु शिरोमणि। जो वास्तु शिरोमणि ग्रंथ है हमारा, यह तंत्र मंत्र विद्या के ऊपर आधारित है। जो यह ग्रंथ है इसे किसने लिखा है? इसे शंकर देव के द्वारा, या कवि शंकर देव भी इनको लिखा जाता है। ये किसके राजगुरु थे? ये श्याम शाह के राजगुरु थे। ठीक है, गढ़वाल का तुगलक, घमंडी राजा या विलासी राजा किसे कहा जाता है? तो देखिए, विलासी राजा, घमंडी राजा, गढ़वाल का तुगलक, इन नामों से श्याम शाह को ही जाना जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। श्रीनगर में श्याम शाही बागान या श्याम शाही बागानों की स्थापना किसने करी थी? श्याम शाह ने ही करी थी। इसी के काल में 1624 में जेसुइट पादरी एंटोनियो दे अंड्राडे यह गढ़वाल में आता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसे गढ़वाल का तुगलक, घमंडी राजा, विलासी राजा, इन सब नामों से जाना जाता है। किस पवार शासक की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी? तो अलकनंदा में डूबने से किसकी मृत्यु हुई? श्याम शाह की हुई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अलकनंदा में नाव पलटने के कारण यानी नौका दुर्घटना में इसकी मृत्यु होती है। क्वेश्चन आ जाएगा किस पवार शासक को तैरना नहीं आता था? बाकियों को आता था, इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी मृत्यु इस वजह से हुई है इसलिए सवाल बन सकता है। ठीक है, रानी कर्णवती ने देहरादून में किस प्रसिद्ध शहर की स्थापना करी और नहरों का निर्माण करवाया? तो देखिए, रानी जो कर्णवती थी ये महीपति शाह की पत्नी थी। श्याम शाह के बाद उसके जो चाचा थे महीपति शाह, वो गढ़वाल के राजा बनते हैं। महीपति शाह की पत्नी जो थी उनका नाम था रानी कर्णवती। रानी कर्णवती ने देहरादून का जो प्रसिद्ध शहर है कर्णपुर, इसकी स्थापना करवाई। यहाँ पर उन्होंने कई सारी नहरों का जाल बनाया, जिसमें एक प्रसिद्ध नहर है राजपुर नहर। तो राजपुर नहर की स्थापना उन्होंने करी, राजपुर नहर का निर्माण उन्होंने करवाया। इसके अलावा कर्णपुर शहर की स्थापना भी उन्होंने करी थी। इन्हीं के काल में जब ये गद्दी पर आती हैं, संरक्षिका के रूप में शासन करती हैं पृथ्वीपति शाह की, उसी समय शाहजहां के द्वारा मुगल सेना को यहां पर भेजा जाता है 1635-36 के दौरान नवाजत खान के नेतृत्व में। नवाजत खान जो मुगल सेनापति था, इसे पराजित करती है रानी, इसकी सेना के और इसके नाक कान कटवा देती है, जिस वजह से रानी को नाक काटी रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला, रोटी सूची प्रथा की शुरुआत किस पवार शासक ने करी थी? जो रोटी सूची प्रथा थी इसे महीपति शाह ने शुरू किया था। तिब्बत अभियान के दौरान बिना वस्त्र उतारे या फुल वस्त्र पहनकर, ऐसा नहीं था कि केवल धोती आपको पहनी है तो ही खाना स्वच्छ बनेगा। आप कुछ भी पहने, ठंड से बचें और फिर आप भोजन बनाएं तो भी भोजन को स्वच्छ ही माना जाएगा। भोजन की शुचिता जो है वो बनी रहेगी। यही थी आपकी रोटी सूची प्रथा। और इसे किसने शुरू किया था? महीपति शाह ने शुरू किया था। महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड के नाम से जाना जाता है। यह नाम इनको मौला राम के द्वारा दिया गया। मुगल लेखकों के द्वारा इन्हें क्या कहा जाता था? अक्खड़ राजा कहा जाता था। इसको भी याद करना। इसके अलावा किस पवार राजा ने नागा साधुओं की हत्याएं करवाई थी? तो नागा साधुओं की हत्याएं महीपति शाह ने ही करवाई थी। इसके बाद इनको अपने इस कार्यवाही पर काफी ज्यादा पश्चाताप होता है और कुमाऊं का युद्ध होता है। उस समय कुमाऊं के साथ एक युद्ध ये लड़ते हैं, कहा जाता है इन्हीं के कहने पर वो युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध 1635 में लड़ा गया।
इस युद्ध को कहते हैं कोसी का युद्ध, और इसी युद्ध में महीपति शाह अपने प्राणों का त्याग करते हैं, यानी यहीं पर वे शहीद होते हैं। ठीक है। पृथ्वीपति शाह के समय तराई भाबर और देहरादून पर आक्रमण करने के लिए मुगलों की सहायता किस सिरमौर राजा ने करी थी? तो देखिए, पृथ्वीपति शाह जब गद्दी पर आते हैं, रानी कर्णवती संरक्षिका के पद से हट जाती हैं, पृथ्वीपति शाह राजा बनते हैं। उसी समय मुगल शासक दोबारा से आक्रमण करवाता है गढ़वाल पर। तराई भाबर और देहरादून पर ये हमले होते हैं। इस हमलों में मुगलों की मदद किसने करी? सिरमौर के राजा मांधाता प्रकाश। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसमें जो चंद राजा था उस समय, बाज बहादुर चंद, उन्होंने भी मुगलों का साथ यहां पर दिया था। यहां पर कुछ और बातें आपको याद करनी है। सिरमौर के राजा मांधाता प्रकाश और पृथ्वीपति शाह के मध्य में एक संधि भी होती है। इस संधि को कहा जाता है हाटकोटी की संधि। ये संधि कब होती है? 1650 में ये संधि हुई थी। ठीक है। पृथ्वीपति शाह के काल की अगर हम और बात करते हैं तो इन्हीं के काल में जो मुगल शहजादा था सुलेमान शिको, वो गढ़वाल में आता है। क्वेश्चन आता है उसको शरण किसने दी थी? पृथ्वीपति शाह ने। सुलेमान शिको को अभागा शहजादा भी कहा जाता है। उसके जो पिता थे दारा शिको, उसे लघु अकबर भी कहा जाता है। ठीक है। उस समय दिल्ली का जो राजा था, यानी मुगल जो राजा था, वो औरंगजेब था। औरंगजेब ने यहाँ पर पृथ्वीपति शाह को कई बार कहा कि इसको वापस आप दिल्ली भेजें। पृथ्वीपति शाह मना कर देते हैं। अंततः औरंगजेब एक व्यक्ति को दिल्ली से गढ़वाल भेजता है जो सुलेमान शिकोह को लेकर आएगा। उसका नाम पूछा जाता है, वो था राम सिंह। इसको भी आपने याद रखना है। राम सिंह और पृथ्वीपति शाह का जो पुत्र था मेदिनी शाह, ये मिलकर कहा जाता है कि सुलेमान शिकोह को दिल्ली पहुंचा देते, और इस घटना के बाद मेदिनी शाह को राजदेश निकाला दे दिया जाता है। ठीक है। पृथ्वीपति शाह ने अपनी दूसरी राजधानी कहां पर बनाई थी? तो पृथ्वीपति शाह के द्वारा अपनी दूसरी राजधानी राजगढ़ी में बनाई गई। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और यहां का राजा इन्होंने किसे बनाया था? दिलीप शाह को बनाया था। इसको भी आपने याद करना है। बेसिकली जो दून घाटी वाला क्षेत्र था जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था, शाहजहां के मरने के बाद दून पर इन्होंने दोबारा से कब्जा किया और यहीं पर उन्होंने पृथ्वीपुर नामक नगर की स्थापना करी। इसके बाद वे राजगढ़ी में अपनी नई राजधानी बनाते हैं और दिलीप शाह को यहां का शासक नियुक्त करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है, देहरादून में पृथ्वीपुर शहर की स्थापना किसने करी? पृथ्वीपति शाह। गढ़वाल के किस शासक की तुलना उनके गौरवशाली शासन और घोड़े पर बैठी तस्वीरों के कारण शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी से की जाती है? तो कौन से राजा हैं जिसकी तुलना शिवाजी के साथ, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ की जाती है? नाम है फतेहपति शाह। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। फतेहपति शाह के काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ गढ़वाल किसके काल को कहते हैं? अगर पूछा जाएगा पवार राजाओं में फतेहपति शाह। इनके हमें घोड़े पर बैठे कई चित्र मिले हैं जो हमें शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी जैसे यहाँ पर मिलते जुलते हैं, इसीलिए इनकी तुलना उनके साथ की जाती है। फतेहपति शाह के दरबार में नवरत्न भी रहते थे। यह क्वेश्चन भी बनता है कि किस गढ़वाल राजा के दरबार में नवरत्न रहते थे? फतेहपति शाह। ठीक है। किस पवार शासक ने अपने दरबार को 9 रत्नों से अलंकृत किया था? तो 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे? फतेहपति शाह, या जिसे फतेह शाह भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इन 9 रत्नों में कौन कौन से रत्न शामिल थे? तो इसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था शशिधर डंगवाल। ठीक है। दूसरे व्यक्ति थे हरिदत्त नौटियाल। तीसरे थे हरिदत्त थपलियाल। ठीक है। चौथे सहदेव चंदोला। इसके अलावा 5वें खेतराम धसमाना। 6वें सुरेशानंद बर्थवाल। 7वें रुद्रीदत्त कमेठी। इसके अलावा 8वें बासवानंद बहुगुणा और अंत में कीर्तिराम कैंथोला। ये इनके नवरत्न थे। ठीक है। शशिधर डंगवाल थे, हरिदत्त नौटियाल, हरिदत्त थपलियाल, सहदेव चंदोला, खेतराम धसमाना, सुरेशानंद बर्थवाल, रुद्रीदत्त कमोठी, बासवानंद बहुगुणा और कीर्तिराम कैंथोला। इनके काल को, फतेहपति शाह के काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल भी कहते हैं। पवार शासक फतेहपति शाह के दरबार में नवरत्न निवास करते थे। इनमें से कौन उनमें शामिल नहीं था? सुरेशानंद बर्थवाल हैं, रुद्रदत्त कमोठी हैं, हरिदत्त नौटियाल हैं। ये 3 तो थे। अभी हमने ऊपर 9 के नाम देखे। पुरुषोत्तम पंत उनमें शामिल नहीं था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा और आपको यही बताना था, यही हमारा उत्तर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा।
इन क्वेश्चन को हमने पूरी डिटेल के साथ करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।